विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रविशंकर व्यास, व्याख्याता EFM वाणिज्य संकाय MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। विद्यार्थियों, आपके 20% भाग है व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। तो बीकॉम पार्ट 3 के लिए यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि भुगतान संतुलन खाता सदैव संतुलित ही रहता है। तो पहले एक बार और याद कर लीजिए, जो कि पहले मैंने बताया था कि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं का निर्यात और आयात घटाते हैं। जब निर्यात ज़्यादा होते हैं, आयात कम होते हैं, तो व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है। और जब निर्यात ज़्यादा और आयात कम होते हैं तो व्यापार संतुलन अनुकूल होता है। और व्यापार संतुलन में जब निर्यात और आयात दोनों बराबर होते हैं तो व्यापार संतुलन संतुलित होता है। लेकिन व्यापार संतुलन विशेष महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इसमें वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है। इसमें केवल वस्तुएं ही शामिल होती हैं। जबकि भुगतान संतुलन का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार के निर्यात आयात शामिल होते हैं, वस्तुएं और सेवाएं तथा अन्य सभी प्रकार के लेन देन शामिल होते हैं। इसलिए भुगतान संतुलन की अवधारणा व्यापक है, इसका क्षेत्र व्यापक है, इसका महत्व ज़्यादा है और आर्थिक विश्लेषण में इसका विशेष महत्व है। और भुगतान संतुलन का संक्षेप में अर्थ समझते हैं तो संपूर्ण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की परिस्थितियों को हम भुगतान संतुलन कहेंगे। यानी देश में विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति का विश्लेषण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? भुगतान संतुलन कहलाता है। अब आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि निर्यात और आयात सदैव बराबर होते हैं, बल्कि ये घटते बढ़ते क्रम में रहते हैं। और मैंने इस संदर्भ में 2 टेबल बनाई हैं। ये 2 टेबल कोई किताब में नहीं है और किताब में लिखा हुआ है उससे समझ में नहीं आएगा। आपको इन दोनों टेबल को पक्का समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने अपने विवेक से आपकी सुविधा के लिए, आपके समझने के दृष्टिकोण से इस टेबल का निर्माण किया है, ताकि आप समझ जाओ कि वास्तव में मामला क्या है। कई बार किताबों में लिखा हुआ होता है, वो पढ़ते रहते हैं और बाद में हम देखते हैं कि निष्कर्ष के रूप में हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है। तो अब आपको मैं ये कहता हूँ कि लास्ट बात यह है कि हमें आयातों का भुगतान निर्यातों से करना ही पड़ेगा। यानी कि लेने के तो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बात यह है कि हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार आयात ज़्यादा हो गए और निर्यात कम हो गए, कोई बात नहीं, घाटा हो गया और निकी का काम, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें क्या है कि जो आयात किए हैं उसका हमें भुगतान करना ही पड़ेगा। और भुगतान संतुलित खाता है वो एक सांख्य के विवरण की तरह होता है, एक बैलेंस शीट की तरह होता है। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ बराबर होती है और कोई भी खाता हो उसको लास्ट में जाकर संतुलित करना ही पड़ता है। तो भुगतान संतुलन खाते को भी संतुलित है तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। ये वार्षिक बनाया जाता है, कभी कभी त्रैमासिक या 6 माह के लिए बनाया जाता है और इसके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनके अनुसार बनाया जाता है। देश के जो लेखा सिस्टम है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो एक बार और समझ लीजिए, व्यापार संतुलन में केवल वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, भुगतान संतुलन में समस्त प्रकार के निर्यात और आयात शामिल होंगे। और भुगतान संतुलन में केवल संपूर्ण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से होगा। इसमें हमें ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हर हाल में आयातों का भुगतान हमें निर्यातों से करना ही पड़ेगा।
हम बच नहीं सकते। जो हमने माल ख़रीदा है उसका भुगतान करना पड़ेगा। अमेरिका से मशीनें ख़रीदी हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। जापान से तकनीक ख़रीदी है तो हमें येन के रूप में भुगतान करना पड़ेगा। चीन से सामग्री ख़रीदी है, गत दिनों में भारत सरकार ने चीन से उसकी बैंक से बहुत बड़ा ऋण लिया है कोविड-19 की समस्या को हल करने के लिए, तो उस ऋण का हमें क्या करना पड़ेगा, हर हाल में भुगतान करना ही पड़ेगा। और आयातों का भुगतान निर्यातों से ही होगा। केवल 2 बार ऐसी स्थिति आई, 1972-73 और 76-77 में हमारे निर्यात आयात से ज़्यादा रहे और भुगतान संतुलन खाता पक्ष में रहा। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद लगातार व्यापार घाटा बढ़ता ही गया और देश की स्थितियां हैं वो व्यापार की दृष्टि से अनुकूल नहीं रही। समय समय पर लगातार हजारों बार मौद्रिक नीति में निरंतरता के साथ परिवर्तन किया गया, व्यापारिक नीति में भी निरंतरता के साथ परिवर्तन किया गया। समय अनुसार निर्यातों को प्रोत्साहन, आयातों पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई, फिर भी व्यापार घाटा बढ़ता गया क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। देश में आय, उत्पादन, रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मूलतः क्या है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे बड़े उत्पादक क्षेत्र थे वो ढंग से काम नहीं कर पाए। हालांकि व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में उद्योग कारखाने खोले गए। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। साथ ही हम देखते हैं कपड़ा उद्योग, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए गए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया। गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम लागू किया गया। अनेकों प्रयास किए गए विकास के लिए और उससे विकास हुआ भी था, लेकिन फिर भी व्यापार घाटा लगातार बना रहा क्योंकि देश की कई चीज़ें अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में थी। खनिज पेट्रोल है वो हमें हर हाल में आयात करना पड़ा, अच्छी मशीनरी आयात करनी पड़ी। अभी रफाल का विमान हमें फ्रांस से ख़रीदना पड़ा। तो इस तरह से हमारे आयातों की लिस्ट है वो लंबी और काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए आयात की बाध्यता के कारण से हमें ज़्यादा आयात करने पड़े हैं और इस कारण से हमारे कुल आयात हैं वो ज़्यादा हैं और कुल निर्यात कम है। कृषि जन्य पदार्थ, हैंडीक्राफ्ट है वो ही निर्यात है। हमारे 5-6 देशों से ही निर्यात आयात होता है। 5-7 प्रकार की वस्तुएं ही आयात निर्यात करते हैं और अन्य देशों से हमारे व्यापारिक संबंध ज़्यादा नहीं हैं या लेन देन विशेष रूप से नहीं होता है। इस कारण से कई प्रकार की परेशानियां हमारे सामने विद्यमान हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और पक्का कंठस्थ याद कर लो कि व्यापार संतुलन में केवल वस्तुएं आएगी, भुगतान संतुलन में समस्त प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं शामिल होगी। भुगतान संतुलन का मतलब है कुल विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। अब ये पक्का याद नहीं करो तो उससे आगे पढ़ना शुरू नहीं करो। अब मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भुगतान संतुलन खाता सदैव संतुलित रहता है। अगर संतुलित नहीं होता है तो उसको संतुलित करना पड़ता है क्योंकि आयातों का भुगतान निर्यातों से करना पड़ता है। भुगतान संतुलन एक लेखा है और लेखा है वार्षिक होता है जिसमें समस्त प्रकार के आयात, निर्यात आदि शामिल किए जाएंगे और इस कारण से इसको संतुलित करना पड़ेगा। पहली स्थिति में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ जिसके अंतर्गत ये क्लियर होता है कि भुगतान संतुलन खाता स्वतः संतुलित है। इसमें 3 कॉलम बने हुए हैं या 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला मद है, दूसरा निर्यात है, फिर आयात है और शेष है। सबसे पहला आइटम है वस्तुएं कि हम 5,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं हैं निर्यात करते हैं और 6,000 करोड़ रुपए की वस्तुएं आयात करते हैं तो माइनस कितना हो गया, 1,000। इस तरह व्यापार संतुलन खाता हमारा 1,000 माइनस में है, 1,000 करोड़ रुपए का। अब ये व्यापार संतुलन खाता क्या कहलाएगा, विपक्ष में कहलाएगा। अगर व्यापार संतुलन खाता पक्ष में हो जाए या विपक्ष में हो जाए या संतुलित हो जाए तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमें पूंजी खाता बनाना पड़ेगा। पूंजी खाते के अंतर्गत समस्त प्रकार की सेवाएं शामिल की जाएगी।
जिसमें बैंक है, बीमा है, परिवहन है, शिक्षा है, चिकित्सा है, आवास, पर्यटन, दान, दंड, हर्जाना, मुआवजा, यानी कि सब तरह के लेन देन शामिल हो जाएंगे, वस्तुओं सहित, सेवाओं सहित। तो ये सारे सेवाएं बैंक संबंधी या अन्य और प्रकार की हैं, वो 6,000 करोड़ रुपए की निर्यात है और 5,000 करोड़ रुपए की आयात है। तो ऐसी स्थिति में शेष प्लस 1,000 हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे देश में चालू खाते के अंतर्गत 6,000 करोड़ रुपए का निर्यात और चालू खाते के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का आयात और प्लस हो गया 1,000 करोड़ रुपए। तो भुगतान संतुलन खाते में हम देखते हैं कि निर्यात भी 11,000 करोड़ रुपए के हैं और आयात भी 11,000 करोड़ रुपए के हैं, शेष नील हो गया। इसलिए यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात दोनों हैं वो 11,000 करोड़ रुपए से बराबर है। इसलिए भुगतान संतुलन खाता अपने आप संतुलित है, इसलिए इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह ये पहली बात आपके सामने आई है कि सब प्रकार की वस्तुएं और सब प्रकार की वस्तुओं के साथ साथ समस्त प्रकार की सेवाएं दोनों के आयात निर्यात बराबर होने के कारण भुगतान संतुलन खाता स्वतः संतुलित हो गया। ऐसा सामान्यतः होता नहीं है, लेकिन ऐसे स्थिति में ये स्वतः संतुलन हो तो हमें पूंजी खाते की आवश्यकता नहीं होती है। तो दो खाते ही हो गए, एक चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में खाली आएगी वस्तुएं और पूंजी खाते के अंतर्गत क्या आ जाएगी, अपने पूंजी खाते के अंतर्गत आ जाएगी समस्त प्रकार के विदेशी लेन देन और चालू खाते में आ जाएगा बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा आदि की सेवाएं। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात दोनों 11,000 करोड़ रुपए बराबर है तो भुगतान संतुलन खाता क्या कहलाएगा, स्वतः संतुलित कहलाएगा। अब हम दूसरी स्थिति में जाते हैं जब भुगतान संतुलन खाता संतुलित नहीं होता है और उसको संतुलित करना पड़ता है। दोबारा समझो कि कहने का मतलब है कि हमारे आयात या निर्यात में से कोई एक ज़्यादा और एक कम है, तो हमें भुगतान संतुलन खाते में जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, मीट आउट करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि चालू खाते के अंतर्गत पहली चीज़ है वस्तुएं। तो वस्तुएं हैं 5,000 करोड़ रुपए की निर्यात है टेबल नंबर 2 में, और आयात है 6,000 करोड़ की। तो शेष हो गया माइनस 1,000 करोड़ रुपए। तो व्यापार संतुलन हो गया 5,000, 6,000 और माइनस 1,000। इस तरह व्यापार संतुलन खाता हमारा क्या है, ऋणात्मक है। अब अपने सेवाओं के बारे में देखते हैं। तो वस्तुओं के साथ साथ बैंक, बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, तकनीकी सेवाएं, पर्यटन आदि ये सभी प्रकार के लेन देन है। निर्यात है 5,000 करोड़ के और आयात है 6,000 करोड़ के, इसलिए माइनस 1,000 करोड़ रुपए हो गया। तो इस तरह से हम वस्तुओं और सेवाओं और अन्य सभी लेन देनों का टोटल करते हैं तो हमारे निर्यात है 10,000 करोड़ रुपए, आयात है 12,000 करोड़ रुपए। तो हमारा भुगतान संतुलन खाता है वो माइनस 2,000 रुपये हो गया। अब इस भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि पूंजी खाते का निर्माण करते हैं। जो चालू खाता होता है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है। स्वार्थ पूर्ति का मतलब है जिन वस्तुओं और सेवाओं की हमें आवश्यकता होती है, इसलिए या दूसरे देशों को आवश्यकता होती है, इसलिए आयात निर्यात करते हैं। अब घाटा माइनस 2,000 करोड़ रुपए का है तो इस घाटे को दूर करना ही पड़ेगा, इसका संतुलन हमें बैठाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हम पूंजी खाता बनाते हैं। तो पूंजी खाते के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में IMF से ऋण लेंगे, वो मान लीजिए 500 करोड़ रुपए है। आंतरिक ऋण लेंगे वो 500 करोड़ रुपए हैं। बाह्य ऋण है वो 500 करोड़ रुपए हैं। या विदेशी वस्तुएं हैं वो हम निर्यात करेंगे। और तीसरा है वित्तीय लेखा, जिसके अंतर्गत हम विश्व के अन्य देशों से सहायता ऋण आदि लेंगे और वो है 500 करोड़ रुपए। तो 500, 500, 500 4 बार हमने निर्यात के कॉलम में लिखा है। तो ये 500, 500 4 बार लिखने से 2,000 करोड़ रुपए हो गए। तो 10,000 करोड़ में 2,000 करोड़ रुपए ज़रूरतें हैं तो 12,000 करोड़ रुपए हमारा क्या हो गया,
निर्यात हो गया और 12,000 करोड़ रुपए आयात हो गया और भुगतान संतुलन खाता क्या हो गया, अपने आप संतुलित हो गया। इसलिए इस तरह से पूंजी खाते और वित्तीय लेखे के द्वारा भुगतान संतुलन खाते को संतुलित करना पड़ता है। अंत में निर्यात और आयात दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन खाता संतुलित ही है। क्योंकि आयातों का भुगतान अंतोगत्वा हमें निर्यातों से करना पड़ता है, इसलिए भुगतान संतुलन खाता सदैव संतुलित ही होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों टेबल हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों टेबल के माध्यम से ही हमें समझ में आता है कि भुगतान संतुलन खाता सदैव संतुलित रहता है और संतुलित नहीं